हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि वो देखना जरूरी है। जनरल डिफेंसेस इन टॉट, जिसमें हमने पहला जनरल डिफेंस कर लिया था, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब हम दूसरा जनरल डिफेंस पढ़ते हैं, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर, देखो यार, एक मैं इलस्ट्रेशन लेता हूँ इसको समझाने से पहले। मान लो एक बस है, उसमें एक लड़का है जो अपना हाथ बाहर निकाला हुआ है बस से। अब दूसरा बस वाला टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से इसका हाथ टूट जाता है। ये जाता है कोर्ट में केस करने कि इस बस वाले ने मुझे धक्का मारा, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी, इंजरी हुई। अब मुझे कंपनसेशन दो ताकि मेरी इंजरी हुई है, इंजरी को फुलफिल किया जाए। क्या तुम जज रहोगे तो इसे कंपनसेशन दे दोगे? सिंपल सी बात है। कोई भी रीजनेबल जज या रीजनेबल पर्सन बोलेगा कि नहीं, इसे कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि गलती इसी की थी, इसने हाथ बाहर क्यों निकाला था। सिंपल सी बात है। यही है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का कॉन्सेप्ट, कि जब प्लेंटिफ की गलती होती है तो वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। तो देखो एक ना मैक्सिम है, मैक्सिम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। एक्स टॉपी कॉजा नॉन ऑरिटो एक्टियो। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है फ्रॉम एन इमोरल कॉज, फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज। कोई भी इमोरल काम है, कोई भी गलत काम है, तो कोई एक्शन अराइज नहीं होता है। तुम्हारी अगर गलती है तो कोई भी एक्शन अराइज नहीं कर सकते हो, कोई एक्शन अराइज होता ही नहीं है। सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे ये बेस्ड है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का कॉन्सेप्ट। अब देखो, जो प्लेंटिफ जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका हार्म हो रहा है, उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का कॉन्सेप्ट है। ओके, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का कॉन्सेप्ट है। पहला, कि जो भी रॉन्गफुल जो एक्ट है प्लेंटिफ का, रॉन्गफुल एक्ट इज रियल कॉज ऑफ हार्म। ठीक। दूसरा, जो रॉन्गफुल एक्ट है, रॉन्गफुल एक्ट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्म। क्या मतलब है इसका? देखो, जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है प्लेंटिफ, वही रियल कॉज है हार्म का। और दूसरा क्या, जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, हार्म जो प्लेंटिफ को हो रहा है उसके रॉन्गफुल एक्ट से, वो इंडिपेंडेंट है उसके रॉन्गफुल एक्ट और हार्म से। अब इसको केस के हेल्प से हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, एक केस है पिट्स वर्सेस हंट, जिसमें क्या होता है कि एक 18 ईयर एज का राइडर रहता है। वो क्या करता है, अपने फ्रेंड जो कि 16 ईयर का रहता है, उसको दे देता है कि लो भाई तुम ड्राइव करो, और वो ड्रंकन कंडीशन में होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि मोटरसाइकिल का हो जाता है एक्सीडेंट। जो 16 ईयर का इसका फ्रेंड रहता है वो चला रहा होता है, और जो चला रहा था उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। अब जो राइडर रहता है वो भी घायल होता है, सीरियस इंजरी होती है। ये क्या करता है कि जो इसका दोस्त रहता है, जो 16 ईयर, जिसको इसने खुद गाड़ी चलाने को दी होती है, उसके रिलेटिव्स के पास पहुंच जाता है कि मुझे कंपनसेट करो, जो मुझे इंजरी हुई है। इसमें कोर्ट सिंपल सा हेल्ड करता है कि प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई तुम्हारी गलती थी कि तुमने गाड़ी चलाने को दी और तुम्हारा इंजरी हुआ। हालांकि उसका तो डेथ हो गया था, जो ड्राइवर जो चला रहा था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये सीधे ये प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि रॉन्गफुल एक्ट इज द रियल कॉज ऑफ हार्म, जिसमें गाड़ी चलाने को देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है और इसका हार्म होता है। सिंपल सी बात है। अब दूसरा केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इसमें क्या होता है ना, कि जो बर्ड होता है वो डिफेंडेंट होता है। इसने अपने गार्डन में ना ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंग गन सेट कर दिए होते हैं। अब होता क्या है कि ये स्प्रिंग गन सेट किया होता है कि गार्डन को प्रोटेक्शन मिले, लेकिन सामने नोटिस नहीं लगाया होता है कि यहाँ पे स्प्रिंग गन लगे हुए हैं, अगर कोई ट्रेसपासर आता है तो उसको इंजरी हो सकती है।
अब जो हॉल ब्रूक होता है ना, एक इनोसेंट ट्रेसपासर होता है, गलती से घुस जाता है इसके गार्डन में और स्प्रिंग गन से इंजरी हो जाती है उसको। अब ये कोर्ट जाता है और कोर्ट भी यही हेल्ड करता है कि इसे डैमेजेस मिलेंगे, कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि इसने प्रॉपर नोटिस नहीं लगाया था बाहर कि स्प्रिंग गन लगे हुए हैं। तो आई होप जो सेकंड पॉइंट है कि जो इंडिपेंडेंट हार्म हुआ है, ठीक है ये ट्रेसपास किया है, लेकिन एटलीस्ट तुम सामने नोटिस तो लगा दो, इसलिए इसे इंजरी हुई और इसे डैमेजेस मिले। ठीक, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे के डिफेंसेस देखते हैं। तो अब बात करते हैं डिफेंस ऑफ मिस्टेक की। तो अगर मैं बात करूं मिस्टेक की, तो बात ये होता है कि कोई चीज़ अगर आपसे गलती से हो गई तो उसके क्या डिफेंस हैं टॉट में, इसकी बात करते हैं। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर बात करें हम क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ में एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है, दैट इज कि इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट। इसका मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक एक्सक्यूज है, बट इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। इसका मतलब क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फैक्ट की गलती है, फैक्ट की वजह से तुमने कोई मिस्टेक किया है, तब तो उसकी माफी है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ की वजह से कोई गलती हुई है तो उसकी माफी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक, अब कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि प्रोहिबिटेड है कि इंडिया में नहीं यूज कर सकते वो मेडिसिन। अब डॉक्टर को ये लॉ पता नहीं है कि ऐसा कोई लॉ है, वो डॉक्टर वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा है, पकड़ा जाता है डॉक्टर, तो वो सिंपल सी बात है लाइबल होगा कि वो क्यों वैसी मेडिसिन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन वही डॉक्टर बाय मिस्टेक, फैक्ट की कमी से उसे लगता है कि मान लो ये दूसरा मेडिसिन वो गलती से दे देता है पेशेंट को, गलत मेडिसिन, और मेडिसिन खाता है, उसको बहुत ज्यादा हार्म हो जाता है, तो उसकी माफी है। तो उसको लॉ पता नहीं है, उसकी माफी नहीं है लॉ में, लेकिन उसे फैक्ट की कमी की वजह से कुछ गलती हुई है तो उसकी माफी है। तो यही है इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूसेट, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉट एग्जीक्यूसेट का प्रिंसिपल। अब अगर बात करें हम टॉर्ट लॉ में, तो क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ की जगह है? मिस्टेक ऑफ लॉ की जगह है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। यहां पे टॉर्ट में कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों डिफेंस की तरह कंक्लूड नहीं किए जाते। मतलब कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से भी तुमसे कोई गलती हुई है तब भी तुम लाइबल होगे, और मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से भी कोई गलती हुई है तब भी तुम लाइबल होगे। जैसे कि हम अगर एक केस देखें, तो केस का नाम है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस। और इसमें क्या होता है ना कि वो जो नीलामी नहीं करते हैं लोगों की, जो नीलाम करते हैं सामान को, तो एक नीलाम करता रहता है, वो कुछ सामानों की नीलामी कर रहा होता है अपने कस्टमर की, वो गलती से दूसरे के गुड्स का नीलामी कर देता है, सामान का नीलामी कर देता है। जो उसका ट्रू ओनर होता है वो जाता है और अगेंस्ट जो भी नीलाम करता रहता है उसके अगेंस्ट टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन का केस कर देता है। कोर्ट सिंपल सी उस नीलामकर्ता को लाइबल ठहराता है, क्योंकि भले ही उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गलती की है, लेकिन तब भी वो लाइबल हुआ। सिंपल सी बात है। तो क्या लॉ ऑफ टॉर्ट में मिस्टेक की कोई जगह नहीं है? तो मिस्टेक सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे कि वो कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा मिस्टेक को एज अ डिफेंस। जैसे कि जनरली हम केसेस में देखते हैं, अगर एग्जांपल लूँ, अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अगर केस है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मान लो कोई तुम्हें
फर्जी तुम्हारे ऊपर FIR करा दिया है, अब वो फाउंड होता है कि हाँ मतलब फर्जी FIR था, तो तुम उसके अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए टॉर्ट में केस कर सकते हो। सिंपल सी बात है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने के लिए कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एलिमेंट होता है जिस एलिमेंट को बोलते हैं डिफेंडेंट एक्टेड मैलिशियसली एंड विथाउट रीजनेबल कॉज। इसका मतलब कोई अगर तुम्हारे ऊपर डिफेंडेंट जो है, मान लो वो बाय मिस्टेक तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में अगर तुम गए तो वो लाइबल नहीं होगा। तो वहां पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केसेस में मिस्टेक को एज अ डिफेंस लिया जाता है। बाकी आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के डिफेंसेस को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।